दूसरी बात, यदि आप सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेमोलॉजिकल चीज ही ले लें कि सिर्फ वही चीज और वही शब्दावली जो सारे के सारे लोग एक जैसी समझते हैं और रिजिड है, और बच्चे का अपना भूमिका उसमें भूल जाए, तो उसमें सीखने की समस्या और बच्चे के लिए स्वयं उसके आधार बता पाने की क्षमता या एक्सप्लेन कर पाने की क्षमता नहीं रहेगी और नए सृजन की क्षमता नहीं रहेगी। तो आपके पास दो प्रिंसिपल हैं जिनमें थोड़ा खिंचाव है और उन दोनों को आपस में आपको मिलाना है। इस दस्तावेज में जब ज्ञान की बात की जाती है तो इन दोनों चीजों को स्वीकार किया गया है कि किसी चीज को ज्ञान कहने के लिए उसके कोई एपिस्टेमोलॉजिकल आधार भी होते हैं, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है, उसको सिद्ध भी करना पड़ता है, उसके प्रमाण भी देने होते हैं, और दूसरी तरफ ये ज्ञान बच्चा स्वयं ही बनाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के निर्माण की बात की जा रही है जिसमें बच्चों को ये अवधारणाएं बनाना और अवधारणाओं के ढांचे स्वयं बनाने का खूब मौका मिले, और दूसरे स्तर पर उन अवधारणाओं को अनुभव के माध्यम से जांचने का मौका मिले जिससे वो परिष्कृत हो सके, और तीसरे स्तर पर बाकी लोगों से, शिक्षक समेत, उसके बारे में चर्चा करना और साझा करना, उस पर दूसरों के को प्रश्न उठाने का मौका, और उस बच्चे को सोच के या तो अपनी बात को दुरुस्त करे या उसका कोई प्रमाण ढूंढे, इसका मौका। ये सारी बातें एक साथ की जा रही हैं, लेकिन ये इस ढंग से की जा रही हैं कि बच्चे को आप प्रेरित करके और स्वतंत्रता के साथ ये करवाएं, न कि किसी प्रकार के दबाव में और जबरदस्ती कोई चीज मानने को की बात करें। तो मोटे तौर पर यदि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की कंस्ट्रक्टिविज्म को लिया जाए तो ये ज्ञान के बारे में ये दोनों स्वरूप हैं, दोनों चीजें हैं, उनको स्वीकार करती है। हालांकि मैं यदि ये न कहूं कि इन दोनों धाराओं में इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा टेंशन है तो मैं गलत कहूंगा। तो ये जो दोनों धाराएं हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल आग्रह और पेडागोजिकल आग्रह, ज्ञान मीमांस की आग्रह और शिक्षण शास्त्रीय आग्रह, मनोवैज्ञानिक शिक्षण शास्त्रीय आग्रह, इस डॉक्यूमेंट में भी इसमें थोड़ा खिंचाव है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि ये डॉक्यूमेंट पिछले दोनों डॉक्यूमेंट से बहुत आगे है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात तो करता है, लेकिन वो उसकी ठीक से व्याख्या ही नहीं करता और एपिस्टेमोलॉजी को भी वो दरकिनार करता है। पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की एपिस्टेमोलॉजी है ही नहीं, वो मुखरित रूप से नहीं है, वो कुछ अजम्पशंस लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। और जब वो दोनों डॉक्यूमेंट पहले वाले जब किसी विषय के ज्ञान के बारे में देखते हैं तो आजकल की दुनिया में विषय को पढ़ाने के संदर्भ में जो ज्ञान है उसको कम से कम लोग 3 चीजें देखते हैं उसमें। पहली तो उस विषय का तथ्यात्मक ज्ञान, जो आप विज्ञान या इतिहास की बात करें तो वो उनमें एक पूरा शास्त्र है वो, इसलिए उसमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे तथ्य और उन तथ्यों का आपसी संबंध, उनके सिद्धांत, वो सब है। तो एक हिस्सा तो हुआ विज्ञान का फिर तथ्यात्मक ज्ञान, और उसमें मैं सिद्धांतों को भी ले रहा हूँ कि पानी को आप ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा, या किसी भी चीज को ठंडा करेंगे तो एक जगह जाके जम जाएगी, ये सामान्य सिद्धांत हो गया। दूसरी जो चीज लेते हैं वो विज्ञान में ज्ञान निर्माण के तरीके क्या है, या इतिहास में ज्ञान निर्माण के तरीके क्या है। तो ये माना जाता है आजकल कि एलिमेंट्री लेवल से ही, उच्च प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को ये अनुभव देने की जरूरत है कि किसी भी विषय क्षेत्र में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। और तीसरी बात, ज्ञान की जांच कैसे होती है, कि विज्ञान का कोई वक्तव्य कोई व्यक्ति दे तो उसको जांचने के क्या तरीके हैं, गणित की कोई बात करे तो जांचने के क्या तरीके हैं। दोनों दस्तावेजों में विज्ञान को छोड़ के और किसी भी विषय में ये जो दोनों एपिस्टेमोलॉजिकल बातें हैं, ज्ञान के निर्माण के तरीके और जांचने के तरीके, इसका जिक्र नहीं है। विज्ञान में है लेकिन बाकी दोनों जगह नहीं है। ये दस्तावेज हर विषय के ज्ञान की प्रकृति और उसमें बनाने के तरीके और उसमें जांचने के तरीकों पर भी बल देता है।
तो एक तरह से ये जो पेडागोजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल टेंशन है, उसके बीच से दस्तावेज नेविगेट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नए दस्तावेज की जरूरत है जिसमें इस समस्या को ज़्यादा गहराई से और सैद्धांतिक दृष्टि से ज़्यादा सफाई से सुलझाया जा सके। तो अभी इसमें उस दृष्टि से समस्या है। इस दस्तावेज को आए अब लगभग 6 साल हो चुके हैं या उससे कुछ ज़्यादा। तो इस पूरे समय के दौरान आप इसकी उपलब्धियों को कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? और ये व्यक्तिगत जवाब भी हो सकते हैं आपके, आपका आंकना क्या है, आपका देखना क्या है? हमें ज़्यादा रुचि इसमें है। दस्तावेजों की उपलब्धियां जो होती हैं वो वैचारिक और थ्योरेटिकल होती हैं। तो वो तो उसके लिए तो 6 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। जिस दिन ये इसका अंतिम प्रारूप बना और छपने के लिए गया, उस दिन कुछ उपलब्धियां हो चुकी थी जिसकी हमने बात की है कि शिक्षण शास्त्र को लेके और ज्ञान के ऊपर विचार को लेके और डेमोक्रेसी को केंद्र में रख के, समानता को केंद्र में रख के, तो वो तो उसी वक्त हो गया था। अब जो बाकी उपलब्धियां होती हैं वो किसी दस्तावेज की अकेले की नहीं हो सकती। उसमें लोग उसको कैसे काम में लेते हैं, कितना सीरियसली उस पर काम करते हैं, इसके आधार पर होता है वो सब कुछ। अभी तक इंसानों ने ऐसी विधियां इजाद नहीं की हैं कि ऐसा दस्तावेज बना सकें जो खुद को इम्प्लीमेंट कर दे या खुद को लागू कर दे। तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कुछ बात और बनेगी। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 2-3 चीजें इस दस्तावेज के बारे में, वो इसकी उपलब्धि हैं या भारत में इस वक्त शिक्षा को लेकर जो वातावरण बना है उसके तहत हैं, वो देखा जा सकता है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दस्तावेज पे पहले के दोनों दस्तावेजों के बजाय ज़्यादा बहस हुई है। 2005 के दस्तावेज पर भी काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन वो बहस एक प्रकार की लगभग पूरी तरह से नकारात्मक बहस थी, जिसमें 2 धड़े बन गए थे। 2000 के दस्तावेज पे जो बहस हुई थी वो एक तरह से नकारात्मक बहस थी, जिसमें एक खास प्रकार के विचार पर 2 धड़े बन गए थे। इसमें एक अधिक सृजनात्मक बहस स्कूल के स्वरूप पर, बच्चे के सीखने के स्वरूप पर और ज्ञान पर हुई है। शुरू में उस बहस में भी, इस पर जो बहस हुई उसमें भी वो आयाम था नकारात्मक बहस बन जाने का। और इस पर शुरू में कुछ लोगों ने बिना ठीक से समझे और पढ़े या अपने ढंग से, पता नहीं ठीक से ही पढ़ा होगा, लेकिन अपने ढंग से इसकी व्याख्या करके जो सवाल उठाए थे, तो वहाँ एक बार लग रहा था कि ये भी एक प्रकार की 2 धड़ों में बटी हुई नकारात्मक बहस बन सकती है। लेकिन उस पर जिस तरह के जवाब आए और जिस तरह से लोगों ने उस पर बातचीत शुरू की, वो एक तो ज़्यादा संतुलित ढंग से उस पर विचार हुआ, और दूसरे सिर्फ इस दस्तावेज के निर्माण से जुड़े हुए लोगों ने ही भाग नहीं लिया उसमें, दूसरे लोग जो इससे किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे वो आ गए उस बहस में, और इसलिए वो धड़ेबंदी बच गई। तो एक तो वो मुझे लगता है कि भारतीय लोगों के मन में पाठ्यचर्या दस्तावेज के महत्व को रेखांकित करने वाले कुछ चीजें हुई हैं उस बहस के माध्यम से। ये अच्छी बात है शिक्षा के लिए। तो सबको पहले भी पता था कि शिक्षा की जरूरत है, लेकिन शिक्षा के अंदर क्या है उसके ऊपर सोचना भी लाजमी है देश के लिए। इस बात पर यह बात रेखांकित हुई है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले कृष्ण कुमार जी से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि जो पुराने शिक्षाक्रम दस्तावेज थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से नीचे प्रतियां छपती थी और वो भी कहीं नहीं जाती थी, ज़्यादातर एनसीईआरटी में पड़ी रहती थी। उनके अलावा जो लोगों को भेजी गई हैं मुफ्त में टिप्पणी के लिए या किसी भी कारण से। इस दस्तावेज की अभी तक वो कह रहे थे, शायद मैं फिगर तो भूल गया हूँ, लेकिन 8000 के आसपास प्रतियां बिक चुकी हैं और अभी भी मांग आ रही है। तो कहीं ऐसा लगता है कि उस बहस का एक नतीजा ये निकला है कि स्कूलों में
शिक्षकों के हाथ में ये दस्तावेज पहले वाले दस्तावेजों के बजाय कहीं ज़्यादा पहुंचा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक से अधिक राज्यों ने अपने राज्यों की पाठ्यचर्याएं बनाई है और उसमें इस सारी सामग्री का उपयोग हुआ है। ये थोड़ा सा अपने यहाँ मुश्किल चीज़ है और एक प्रकार से दुर्भाग्य की बात है कि राज्यों में शिक्षा पर काम करने वाली इतनी समर्थ टीमें, दल नहीं है जो अपने ढंग से दस्तावेज की, किसी भी राज्य में नहीं है, किसी राज्य की आलोचना नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य में ऐसी कोई समर्थ दल शिक्षाक्रम के सारी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को और उसके व्यवहारिक नतीजों को समझने वाला दल नहीं है। इसलिए वो अपने जब पाठ्यचर्या दस्तावेज बनाते हैं तो वो थोड़े से पिटे पिटाए से, दूसरी जगह से सामग्री लिए हुए से, पैचवर्क वाले से जैसे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ मदद मिली है उस दिशा में, बेहतर सुसंगत दस्तावेज बनाने में। ये एक और आप ये कह सकते हैं काम आया है दस्तावेज। उपलब्धि तो काम करने वालों की है, लेकिन ये दस्तावेज एक संसाधन के रूप में काम में आया है। जो केंद्र की तरफ से कोशिशें हुई हैं उसमें मुझे लगता है कि 3-4 महत्वपूर्ण कोशिशें हैं और उनको अपन को देखना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो दस्तावेज की अकेले की उपलब्धियां नहीं हो सकती हैं। वो जो पूरी बहस शुरू हुई थी, चिंतन शुरू हुआ था, उस चिंतन में लोगों ने जो भागीदारी की उसकी उपलब्धियां हैं। लेकिन जब ये दस्तावेज बन रहा था तो इसके लगभग पैरेलल, इससे थोड़े सा पीछे चल रहा था एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम निर्माण का काम। कुछ काम उसमें दस्तावेज के पूरे होने से पहले हो चुका था, लेकिन बाद में उसको रिवाइज किया गया और इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संगत पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीईआरटी में हुआ और बाद में किताबें लिखते वक्त वो पाठ्यक्रम उपयोग में आया। तो मुझे पक्का पता नहीं है, जो लोग थोड़ा शिक्षा के इतिहास को भारत में जानते हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी कड़ी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, और फिर प्राइमरी के स्तर पर तो अलग अलग विषयों में आकलन कैसे हो उसके लिए मैनुअल। तो ये जो पूरी कड़ी शायद हमारे यहाँ पहली बार बनी है। उसका कितना उपयोग हो रहा है, लोग उसको कितना काम में ले रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक पाठ्यचर्या दस्तावेज जो आपको सैद्धांतिक पृष्ठभूमि देता है वो कक्षा में कैसे काम आएगा और फिर उसका आप आकलन कैसे करेंगे, वहाँ तक की पूरी कड़ी एक किसी सुसंगत विचार के तहत शायद पहली बार पूरी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। अगली जो चीज मुझे लगती है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, वो ये है कि इस दस्तावेज में ये बहुत खुल के कहा गया है कि हमारी शिक्षा को हमने परीक्षा के दायरे में जो बांध दिया है, ये कोई बहुत अच्छी बात शिक्षा के लिए नहीं है। और सीखने को केंद्र में रखिए और परीक्षा सीखना हुआ है कि नहीं इसको जानने का एक तरीका भर है, अपने आप में उद्देश्य नहीं है। ये बात रेखांकित हुई है एक से अधिक तरह से। दुर्भाग्य से वो जो रेखांकित हुई है उसमें कुछ ऐसी दिशाओं में भी निकल गई है जो जिनकी समस्याएं हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं, विरोधाभास पैदा करती हैं। जैसे एक नतीजा हमने ये निकाल लिया कि अब हमें 8वीं तक तो परीक्षा की कतई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद 10वीं तक भी ज़रूरत नहीं है। इस बात के दोनों पक्ष हैं। ये एक अच्छा सिद्धांत भी है, सही भी बात है, और खतरनाक सिद्धांत भी है और गलत भी बात है। ये अच्छा सिद्धांत और सही बात तब बनती है जब प्रत्येक विद्यालय ये जानता हो कि बच्चों ने कितना सीखा है, इसका आकलन बहुत जरूरी है और आकलन को सचमुच में शिक्षण विधि के हिस्से के रूप में देखा जाता हो। और इसलिए जब तक बच्चों ने एक निश्चित स्तर तक की चीजें नहीं सीखी हैं, तब तक उनको विभिन्न तरीकों से उस बात को समझाने की कोशिश की जाए, न कि अगली कक्षा में और उससे आगे भेजते रहें। तो यदि स्कूल ये जानता है
तब तो पास फेल न करना और परीक्षा न लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी तैयारी हुई नहीं है, न स्कूल में, न आपके तंत्र में, न आपके शिक्षक के मन में। और उस वक्त जब आप ये कहते हैं कि परीक्षा की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत चिंता का विषय भी हो सकता है। और इस वक्त कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो तैयारी पूरी नहीं की है। अब जो लोग सामाजिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, समाज शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो उसको दूसरे अंदाज में भी देख सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप कोई चीज़ शुरू करते हैं और फिर समाज में जब वो शुरू होती है, उसकी समस्याएं उजागर होती हैं, तब वो परिपक्व होती है। तो हो सकता है कि ये हो, लेकिन एक शिक्षक के नाते मुझे बहुत चिंताजनक स्थिति लगती है कि आप ये कहते हैं कि बच्चों को आप किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेंगे, अपने आप अगली कक्षा में चले जाएंगे। और हमारी स्कूल में काम करने की संस्कृति को देखते हुए, जिसमें शिक्षक और बच्चे की दोनों की उपस्थिति जरूरी नहीं है, पूरा काम करना जरूरी नहीं है, वहाँ पे कहीं वैसा नहीं हो जैसा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जब दौर चला था तब इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ था। वहाँ 15-16 साल के बच्चे निकलते थे निरक्षर स्कूलों से, और बाद में उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग बहुत सारे निरक्षर बच्चों को निकाल के और फिर प्रतिक्रिया में जाए। लेकिन अब मैं दोबारा से, क्योंकि आपने मुझे कठिनाइयां नहीं उपलब्धियां पूछी थी, सो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो परीक्षा का शिकंजे को थोड़ा ढीला करने में ये दस्तावेज कामयाब रहा है। इसमें जो बात सतत और समग्र मूल्यांकन की कही गई है, उसके ऊपर पूरे देश में चर्चा हो रही है और उसमें विभिन्न प्रकार के तरीके निकालने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब इसको व्यवहार में लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक जितने भी कोशिशें हुई हैं, और खासकर सीबीएसई की, वो इस दस्तावेज को बिना समझे की गई है। और वो, मेरा अपना मानना यह है कि वो सतत और समग्र मूल्यांकन है ही नहीं। वो एक ही परीक्षा के छोटे छोटे टुकड़े करके कंटिन्यूअसली बनाने का तरीका है। तो वो प्रेशर को घटाने के बजाय बढ़ाएगा बच्चे पे, कि पहले आप 6 महीने में एक बार दबाव में आते थे और 1.5-2 महीने बहुत दबाव में, तनाव में रहते थे। अब आपने उस तनाव को पूरे साल में फैला दिया है। वीकली टेस्ट भी होते हैं। तो हाँ, तो ये वो बिना समझे कर रहे हैं। अपने यहाँ एक दिक्कत बड़ी ये है कि जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो नाम तो वही लेते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो अपने ज्ञान के अनुसार ही करते हैं, और इसलिए वो कई बहुत बार कुछ और ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सीबीएसई इस मामले में बहुत फेमस है, वो अपना ही शिक्षा शास्त्र इम्प्लीमेंट करते हैं, हालांकि नाम वो ही लेते रहेंगे जो बाकी दुनिया ले रही है। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है कि अब प्रशिक्षणों में, खासकर इन सर्विस प्रशिक्षण में और सेवाकालीन प्रशिक्षणों में और शिक्षकों में इस दस्तावेज की बातचीत होने लगी है। तो आप ये कह सकते हैं, यदि कोई बड़ी शैक्षिक उपलब्धियां बच्चों के सीखने के संदर्भ में नहीं भी हुई हैं, तो परीक्षा को लेके, शिक्षण शास्त्र को लेके, शिक्षा के उद्देश्यों को लेके, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को लेके और आकलन को लेके एक प्रकार की जागरूकता फैलाने में इस दस्तावेज का उपयोग एक टूल के रूप में काफी हुआ है।